लो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल हॉरिजॉन क्लासेस। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम हमारा फुल चैप्टर देखेंगे। किस चैप्टर देखेंगे? दोस्तों हम देखेंगे, सब्जेक्ट है हमारा बिजनेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, जिसमें हमारा बीकॉम फोर्थ सेम एनईपी सिलेबस के लिए ये सब्जेक्ट है दोस्तों। उसमें सेकंड चैप्टर है द सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930। द सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 ये हर एक यूनिवर्सिटी के लिए सिलेबस है, हर यूनिवर्सिटी के लिए चैप्टर है, चाहे वो गुलबर्गा यूनिवर्सिटी रहे, चाहे तुमकुर रहे, चाहे बेंगलुरु सिटी यूनिवर्सिटी रहे, बेंगलुरु नॉर्थ रहे, चाहे रानी चन्नम्मा यूनिवर्सिटी रहे। ये तो चैप्टर आपको फिक्स रहेगा ही रहेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और आपके हाथ में 7 to 18 मार्क्स फिक्स है, समझिए। बहुत इजी चैप्टर है। आज के इस वीडियो में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं वो पहले देख लेते हैं दोस्तों। फर्स्ट हम इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन देखेंगे, इस एक्ट का इंट्रोडक्शन देखेंगे, उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल क्या होता है वो देखेंगे, उसके बाद एसेंशियल एलिमेंट्स देखेंगे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के, उसके बाद फोर्थ देखेंगे डिफरेंस बिटवीन सेल एंड एग्रीमेंट टू सेल, उसके बाद कंडीशन क्या होता है वो देखेंगे आज की वीडियो में, उसके बाद वारंटी क्या होता है वो आज की इस वीडियो में देखेंगे, उसके बाद सेवेंथ टॉपिक देखेंगे हम रूल्स रिगार्डिंग ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप इन गुड्स, वो वीडियो देखेंगे, वो टॉपिक डिस्कस करेंगे। उसके बाद 8th टॉपिक देखेंगे सेल ऑफ गुड्स बाय नॉन ओनर, 9th टॉपिक देखेंगे अनपेड सेलर किसे कहा जाता है, और 10th टॉपिक देखेंगे राइट्स ऑफ अनपेड सेलर क्या क्या होते हैं, वो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे दोस्तों। चलिए हमारे फर्स्ट टॉपिक इंट्रोडक्शन की तरफ चलते हैं दोस्तों। हमारे फर्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। फर्स्ट टॉपिक हम देखेंगे जो हमारा एक्ट है, ये एक्ट है द सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 बोल के एक एक्ट बनाया गया है, यानी एक कानून बनाया गया है। वो कानून क्या कहता है, कहां से लिया गया है, वो पहले इंट्रोडक्शन देखेंगे। इंट्रोडक्शन भी पूछ सकता है, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन द सेल ऑफ गुड्स एक्ट बोल के, तो क्वेश्चन पूछ सकता है। चलिए इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं दोस्तों। ये कब लागू किया गया था? ये लागू किया था 1 जुलाई 1930 को ये कानून, ये एक्ट लागू किया था। इट इज बेस्ड ऑन इंग्लिश सेल ऑफ गुड्स एक्ट, यानी ये एक्ट लिया गया है जो द इंग्लिश सेल ऑफ गुड्स, यानी जो यूके का एक्ट है, जो यूके में फॉलो होता है। जैसे हमारे 1930 में हमारे ब्रिटिश का रूल्स था, तो ऑटोमेटिकली ब्रिटिश ने वहीं से कॉपी किया था। उसका कानून देख के हमने ये कानून बनाया है सेल ऑफ गुड्स एक्ट। इसमें टोटल 16 सेक्शंस है, टोटल 16 सेक्शन है। ये इंप्लीमेंट होता है ऑल ओवर इंडिया, बट जम्मू कश्मीर में ये इंप्लीमेंट नहीं होता। ये कानून इंडिया के हर एक हिस्से में, हर एक स्टेट में लागू किया जाता है, बट जम्मू कश्मीर में इसके कानून लागू नहीं होते। अब ये मेन काम क्या रहता है इसका? द एक्ट डिफाइंड वेरियस टर्म्स रिलेटेड टू सेल ऑफ गुड्स। सेल ऑफ गुड्स का क्या होता है, सेल कैसे करना, वो सब इसमें एक्ट में लिखा गया है। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल किसे कहते हैं वो हम डिस्कस करेंगे। प्राइस क्या होनी चाहिए, डिलीवरी कब देनी चाहिए, अगर डिलीवरी नहीं हुई तो क्या एक्शन ले सकते हैं, कंडीशन किसे कहते हैं, वारंटीज किसे कहते हैं, ये सब आपको इस एक्ट में डिस्कस कर रहा है। और मैं आपको ये वीडियो हुए तक ये सारे डेफिनेशन समझा दूंगा। उसके बाद इसमें क्या कहा जाता है, इट लेज डाउन रूल्स रिगार्डिंग राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ सेलर एंड बायर। उसके बाद ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप, रेमेडीज ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ये सब आपको पढ़ना है। यानी सेलर यानी जो गुड्स बेचता है, जो सामान बेचता है उसे सेलर कहते हैं, जो सामान खरीदता है उसे बायर कहते हैं। उन दोनों के राइट्स क्या होंगे, रूल्स क्या होंगे, ड्यूटीज क्या होंगे। उसके बाद वो जो गुड्स के ओनरशिप ट्रांसफर होती है उसके रूल्स क्या होंगे। उसके बाद अगर ब्रीच हुआ कॉन्ट्रैक्ट तो उसके एक्शंस हम क्या ले सकते हैं, आपको सारा इस कॉन्ट्रैक्ट में मिलेगा। इस कॉन्ट्रैक्ट में पूरा आपको एक बुक रहेगी, एक ये रहेगा, वो सब इसमें कॉन्ट्रैक्ट में आपको पढ़ना होगा। ये था दोस्तों हमारा इंट्रोडक्शन। अगर आपको इससे डिटेल चाहिए तो मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूं, जहां पर आप देख लीजिएगा दोस्तों। चलिए हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जाइए दोस्तों। हमारा सेकंड टॉपिक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल क्या होता है वो देखेंगे दोस्तों। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 4 सबसेक्शन 1 ऑफ द एक्ट, जो एक्ट हमने देखा वो कहता है डेफिनेशन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल का, ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स इज ए कॉन्ट्रैक्ट whereby the seller transfers or agrees to transfer the ownership that property in goods to the buyer for a certain price. यानी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल क्या है? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल एक कॉन्ट्रैक्ट है, एक तरह का कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें सेलर यानी जो गुड्स बेच रहा है उसे सेलर कहते हैं। सेलर क्या होता है, ट्रांसफर करता है या तो फिर एग्री हो जाता है ट्रांसफर करने में। क्या? ये प्रॉपर्टी, यहां पर प्रॉपर्टी वर्ड आया। प्रॉपर्टी यानी कोई जमीन जायदाद नहीं होगा। प्रॉपर्टी अगर कभी भी आपको बिजनेस लॉ में या बिजनेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क में आए तो समझ जाना प्रॉपर्टी यानी ओनरशिप। यहां पर सेलर क्या कर रहा है, सेलर क्या करता है, ट्रांसफर करता है ओनरशिप, या तो एग्री हो जाता है ओनरशिप ट्रांसफर करने की अपने गुड्स की, किसको, बायर को, कितने में, एक सर्टेन प्राइस में। एक वो सर्टेन प्राइस डिसाइड किया होगा, वो सर्टेन प्राइस में गुड्स ओनरशिप ट्रांसफर करेगा, उसे हम कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। फॉर एग्जांपल के तौर पर मेरे पास एक गाड़ी है, गाड़ी मैं किसी को बेचना चाहता हूं तो मैं एग्री हुए
के बाद ही जो गाड़ी के ओनरशिप जाएगी, वो गाड़ी जब तक मेरे पास है वो ओनरशिप मेरे पास रहेगी। जैसे ही मैं गाड़ी बेच दूंगा, जो बायर है बायर के पास ओनरशिप चले जाएगी। सो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल क्या है? जब आप सेल करते हैं कुछ भी चीज आप सेल करते हो तो जब कॉन्ट्रैक्ट बनाते हो, जैसे आप घर सेल कर रहे हो, घर सेल करने जो पार्टी है उसके साथ आप कॉन्ट्रैक्ट बनाओगे, उसके साथ एग्रीमेंट बनाओगे। गाड़ी बेच रहे हो, गाड़ी बेचने वालों के साथ आप एग्रीमेंट बनाओगे, कॉन्ट्रैक्ट बनाओगे। सो जो भी चीज आप बेचते टाइम बनाओगे, कॉन्ट्रैक्ट बनाओगे, उसे हम कहेंगे दोस्तों कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। ये था दोस्तों हमारा मीनिंग कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल का। हम बढ़ते हैं हमारे एसेंशियल एलिमेंट्स क्या क्या होने चाहिए जब भी आप कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल बढ़ाएंगे, उसके तरफ चलते हैं दोस्तों। तो दोस्तों अगर आपको इसका डिटेल चाहिए विद दी नोट्स, तो मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर रहा हूं, जहां पर आपको डिटेल मिल जाएगा और विद दी नोट्स मिल जाएगा, आप जाकर देख लीजिएगा। सो चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक। इंपॉर्टेंट है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। जैसे मैंने समझाया मीनिंग, जैसे पिछली टॉपिक में मैंने कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल का डिस्कस किया था। सो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल मेन होना कैसे चाहिए, उसमें क्या क्या एसेंशियल एलिमेंट्स होने चाहिए, वो हम इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे दोस्तों। सो टोटल 5 एलिमेंट्स ही है, आप कौन सी भी बुक चेक कर लीजिए, कौन से भी नोट्स चेक कर लीजिए, 5 एलिमेंट्स ही आपको मिलेंगे। फर्स्ट एलिमेंट है दोस्तों, जब भी आप कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल बनाते हैं तो टू पार्टीज, जो भी बायर है या जो गुड्स खरीद रहा है, जो गुड्स बेच रहा है, दोनों के नेम, दोनों के एड्रेसेस और कुछ अदर इंफॉर्मेशंस है, तो दोनों के इंफॉर्मेशंस उस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट में, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में मेंशन होने चाहिए दोस्तों। फर्स्ट ये पॉइंट था। सेकंड पॉइंट है गुड्स, यानी जो गुड्स बेच रहे हैं, जो गुड्स का मेन प्रोडक्ट का सेल हो रहा है, वो प्रोडक्ट का क्वालिफिकेशन, प्रोडक्ट का प्राइस कितना है, प्रोडक्ट का क्वांटिटी कितना है, प्रोडक्ट की मेन क्वालिटी क्या है, ये सारा कुछ स्पेसिफिकेशन उसमें इंडिकेट होना चाहिए, उसमें मेंशन होने चाहिए। थर्ड है प्राइस, कितने प्राइस में गुड्स बेच रहा है, कितने प्राइस में गुड्स वो सामान की बिक्री हो रही है, वो आपको इंडिकेट करना होगा, वो आपको मेंशन करना होगा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में। फोर्थ है ट्रांसफर ऑफ जनरल प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी का मतलब ओनरशिप, यानी ओनरशिप कब ट्रांसफर होगी। अब जैसे कुछ मेथड्स रहते हैं, जब डिलीवरी दिए के बाद ओनरशिप ट्रांसफर होगी, या तो फिर पेमेंट दिए के बाद ओनरशिप ट्रांसफर होगी। सो पर्टिकुलर लिखना होगा। बहुत ही केसेस में क्या होता है, डिलीवरी दिए के बाद ओनरशिप का पास होती है, या तो फिर पेमेंट करे के बाद ओनरशिप पास हो जाती है। सो ये क्या होगा, ये भी आपको इंडिकेट करना होगा। उसके बाद फिफ्थ है एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। जो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था, उसके सारे एलिमेंट्स जो वैलिड होते हैं वो सारे आपको इसमें होने चाहिए। जैसे फर्स्ट एलिमेंट उसमें था ऑफर, कोई एक ऑफर करता है, इसमें क्या कौन ऑफर करता है, इसमें सेलर ऑफर करता है। एक्सेप्टेंस होने चाहिए, एक्सेप्टेंस यानी बायर एक्सेप्ट करेगा। थर्ड कंसिडरेशन, कंसिडरेशन यानी दोनों के बीच में कुछ गुड्स का एक्सचेंज होना, उसको कंसिडरेशन करेंगे। और दोनों की लीगल कैपेबल रहना, दोनों लीगल कैपेबल रहना, दोनों की म्यूचुअल कंसेंट रहना, ये सब क्या है, ये सब एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के एलिमेंट्स थे। वो सारे एलिमेंट्स इसमें होने चाहिए बोल के ये कॉन्ट्रैक्ट कहता है। सो दोस्तों ये था हमारा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल का टॉपिक, जिसमें टू पार्टीज होने चाहिए। गुड्स क्या हो रहा है, गुड्स कौन से गुड्स बेच रहे हैं उसका मेंशन होना चाहिए, प्राइस कितने में बिक रहा है वो मेंशन होना चाहिए, ओनरशिप कब ट्रांसफर होगी वो होना चाहिए। उसके बाद लास्ट में जो भी एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के एलिमेंट्स होते हैं वो सब होने चाहिए। एक एसेंशियल एलिमेंट्स में जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल का एलिमेंट्स है उसमें ये सब प्रेजेंट होने चाहिए दोस्तों। सो ये था हमारा टॉपिक एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। तो दोस्तों अगर आपको इसका डिटेल चाहिए विद दी नोट्स, तो मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर रहा हूं, जहां पर आपको डिटेल मिल जाएगा और विद दी नोट्स मिल जाएगा, आप जाकर देख लीजिएगा। सो चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट। हमारा फोर्थ टॉपिक है सेल और एग्रीमेंट ऑफ सेल में डिफरेंस क्या होता है। बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। चलिए देखते हैं, पहले सेल का मीनिंग जानेंगे, उसके बाद एग्रीमेंट टू सेल का जानेंगे दोस्तों। सेल किसे कहते हैं? इन सेल ओनरशिप ऑफ द गुड्स पासेस फ्रॉम द सेलर टू द बायर इमीडिएटली अपॉन द एग्जीक्यूशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। सेल में क्या होता है, जो ओनरशिप होती है, जो ओनरशिप सेलर के पास होती है, वो ओनरशिप इमीडिएटली पास होती है सेल में, बायर को इमीडिएटली पास होती है। यानी आप कोई सी दुकान में जाते हो, आप फॉर एग्जांपल आप एक बाइक शोरूम गए, बाइक शोरूम में आपको इमीडिएटली बाइक खरीदनी है, तो वो क्या करेगा, इमीडिएटली सब काम कराएगा, सब जो भी उसका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस रहेगा सब कराएगा। और आपको रजिस्ट्रेशन कैसे होगी, रजिस्ट्रेशन आपका इमीडिएटली होगा। सो आप पैसे दोगे, वहां पर आपका ओनरशिप आपके ट्रांसफर हो जाएगी। ये कौन सा है, इसमें सेल में होता है। सेल में ओनरशिप इमीडिएटली ट्रांसफर होती है, बट एग्रीमेंट टू सेल में ऐसा नहीं होता है। एग्रीमेंट टू सेल क्या होता है, इन एन एग्रीमेंट टू सेल द ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप ऑफ गुड्स इज डिफर्ड टू ए फ्यूचर डेट
और अपॉन द अक्यूरेंस ऑफ द स्पेसिफिक इवेंट। सो एग्रीमेंट ऑफ सेल में क्या होता है, जो ओनरशिप होती है गुड्स की वो एक फ्यूचर डेट में ट्रांसफर होती है और कुछ एक पर्टिकुलर इवेंट आया तो तब ट्रांसफर होती है। मैं एक बेस्ट एग्जांपल लूंगा। फॉर एग्जांपल मेरे घर में किसी की शादी है, तो शादी रही तो मैं स्वीट्स का ऑर्डर दे दिया, मैं कुछ मिठाई का ऑर्डर दे दिया। मेरे घर में शादी है 10 दिन बाद, अगर वो इमीडिएटली डिलीवर करेगा तो जब तक पूरी मिठाई खराब हो जाएगी, खिलाने लायक नहीं रहेगी। सो मैं क्या कर रहा हूं मैं उसे कर रहा हूं, मुझे उस 10 डेज के बाद जो वो पर्टिकुलर इवेंट है, फेस्टिवल है, उसमें लाखों दे बोल रहा हूं। सो उसमें लाखों दिए तो वो क्या हो गया, फ्यूचर डेट को या तो फिर एक स्पेसिफिक इवेंट को ट्रांसफर होगी ओनरशिप, वो इवेंट को ट्रांसफर होगी और वो इवेंट के बाद वो गुड्स की ओनरशिप मेरी हो जाएगी। सेल में क्या होता है, गुड्स की ओनरशिप क्या होती है, इमीडिएटली ट्रांसफर होती है, और एग्रीमेंट टू सेल में क्या होता है, एक फ्यूचर डेट को या तो फिर एक स्पेसिफिक इवेंट को ट्रांसफर होगी ओनरशिप। अगर कुछ भी लॉस हुआ या तो फिर रिस्क हुआ सेल में तो यहां पर बायर रिस्पॉन्सिबल रहेगा, बट जब तक डिलीवरी नहीं होती, जब तक अगर कुछ रिस्क हुआ, कुछ लॉस हुआ तो यहां पर सेलर रिस्पॉन्सिबल रहेगा दोस्तों। सो दोनों के बीच में सिर्फ एक ही डिफरेंस है, यहां पर ओनरशिप जल्दी ट्रांसफर होती है, इमीडिएटली ट्रांसफर होती है, यहां पर ओनरशिप एक पर्टिकुलर डेट को ट्रांसफर होती है। सो दोस्तों ये था हमारा टॉपिक, डिफरेंस बिटवीन सेल एंड एग्रीमेंट टू सेल। तो दोस्तों अगर आपको इसका डिटेल चाहिए विद दी नोट्स तो मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर रहा हूं, जहां पर आपको डिटेल मिल जाएगा और विद दी नोट्स मिल जाएगा, आप जाकर देख लीजिएगा। सो चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक। अब आ गया सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, कंडीशन, और इसके बाद एक टॉपिक है वारंटी। सभी को ये दोनों टॉपिक में ही डिफरेंस रहता है। सो चलिए हम ये टॉपिक को क्लियर करते हैं। बहुत ही सिंपल मीनिंग है, द स्टुपुलेशन। देखिए यहां पर स्टुपुलेशन एक वर्ड आया, तो स्टुपुलेशन वर्ड आया तो उसका मीनिंग जानना जरूरी है। सो उसका मीनिंग यहां पर नीचे है। स्टुपुलेशन रिफर्स टू स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट, कंडीशन और प्रोविजन दैट इज इंक्लूडेड इन ए कॉन्ट्रैक्ट। यानी स्टुपुलेशन एक स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट को कहते हैं, स्पेसिफिक कंडीशन को कहते हैं, स्पेसिफिक प्रोविजन को कहते हैं, जिसमें वो कॉन्ट्रैक्ट बनाते टाइम इंक्लूड होना चाहिए। अब जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पर मैं ले लेता हूं, मुझे एक गाड़ी चाहिए, मुझे एक बाइक चाहिए, तो मेरा एक स्पेसिफिक प्रोविजन है, स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है कि गाड़ी एवरेज अच्छा देना, पेट्रोल कम पीना। ये क्या है, ये मेरा एक स्पेसिफिक प्रोविजन है। सो मेरा गाड़ी का मेन लेने का मकसद क्या रहता है, गाड़ी का मेन मेरा स्टुपुलेशन है कि गाड़ी का माइलेज अच्छा होना चाहिए। सो ये मेरा स्टुपुलेशन है। सो स्टुपुलेशन इसे कहते हैं, स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट होना चाहिए। सो द स्टुपुलेशन विच इज एसेंशियल टू द मेन पर्पस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज नोन एज कंडीशन। यानी जो स्टुपुलेशन होता है वो मेन पर्पस है हमारे कॉन्ट्रैक्ट का, अगर वो नहीं रहेगा कॉन्ट्रैक्ट में तो कॉन्ट्रैक्ट हमारे लायक ही नहीं रहेगा। सो स्टुपुलेशन क्या होता है, मेन पर्पस होता है हमारे कॉन्ट्रैक्ट का। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने कहा, मुझे गाड़ी चाहिए, मेरे गाड़ी का मुझे पेट्रोल अच्छा पीना, पेट्रोल कम पीना और गाड़ी का एवरेज अच्छा रहना। सो मेरा क्या है, मेरा मेन स्टुपुलेशन है ये। सो ये मेरा मेन पर्पस है। अगर ये नहीं रहेगा, अगर आगे आपको धोखा मिले तो आप क्या कर सकते हैं वो देखते हैं। द ब्रीच ऑफ कंडीशन गिव्स द एग्रीगेट पार्टी टू द राइट टू टर्मिनेट द कॉन्ट्रैक्ट। यानी जो बायर है, बायर के पास पूरा राइट्स है, अगर उसे जो स्टुपुलेशन नहीं मिला, वो कंडीशन अगर नहीं मिला, सो वो कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर सकता है। कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करने का मतलब वो जो गाड़ी, वो जो प्रोडक्ट है वो वापस कर सकता है और अपने पैसे पूरे वापस ले सकता है, अगर उसे कंडीशन नहीं, वो स्टुपुलेशन नहीं मिली तो उसके प्रोडक्ट में कंडीशन नहीं मिले। यानी कंडीशन का मेन मतलब रहता है जो भी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है वो एक होनी चाहिए कॉन्ट्रैक्ट में, वो पर्टिकुलर गुड्स में होनी चाहिए वो मेरी स्टुपुलेशन, उसे हम कहते हैं कंडीशन। अगर वो उसका रहना, अगर हमें आगे जाके पता चला कि मेरी गाड़ी बहुत ही ज्यादा पेट्रोल पी रही है तो मैं वो कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करके गाड़ी वापस दे सकता हूं और मैं मेरे पैसे वापस ले सकता हूं। ये आपको आपका एक्ट कहेगा। अगर लेने वाला मना कर देता तो उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई होगी। सो दोस्तों ये था हमारा कंडीशन का मीनिंग। अब बढ़ते हैं हम वारंटी के मीनिंग की तरफ दोस्तों। तो दोस्तों अगर आपको इसका डिटेल चाहिए विद दी नोट्स तो मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर रहा हूं, जहां पर आपको डिटेल मिल जाएगा और विद दी नोट्स मिल जाएगा, आप जाकर देख लीजिएगा। सो चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक। सिक्स्थ टॉपिक है वारंटी। हमने कंडीशन देखा, वारंटी भी सेम एज इट इज है, जो थोड़ा चेंजेस है। वारंटी किसे कहेंगे, वारंटी यानी दोस्तों वारंटी यानी ए वारंटी इज ए स्टुपुलेशन जैसे मैंने कहा, स्टुपुलेशन यानी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट, कंडीशन और प्रोविजन होनी चाहिए एक पर्टिकुलर गुड में या पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट में, उसे हम कहते हैं स्टुपुलेशन। सो यहां पर भी स्टुपुलेशन का वही मीनिंग है, ए वारंटी इज ए स्टुपुलेशन विच इज कोलैटरल टू द मेन पर्पस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। यानी इसमें क्या होता है, जो हमारा मेन पर्पस है एक पर्टिकुलर गुड में होना चाहिए का, उसे सपोर्ट करने का काम करता है वारंटी। कोलैटरल
कोलैटरल यानी सपोर्ट करने का काम करता है वारंटी। आपने कहीं भी सुना होगा, आप जहां पर इलेक्ट्रॉनिक गुड्स लेने जाते हो तो आपको एक शॉपकीपर बोलता है कि उसकी 2 साल वारंटी है, 2 साल वारंटी है, 3 साल वारंटी है। ये वर्ड वारंटी आपने बहुत ही जगह सुना होगा, बट एक्चुअल मीनिंग क्या है वारंटी का, सो वो देखते हैं दोस्तों। सो दोस्तों यानी जो हमारा स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट रहता है उसको सपोर्ट करने का काम करता है वारंटी। जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर मेरा एक जो मैंने लिया था, जैसे मैंने पिछले में एग्जांपल लिया था, गाड़ी मैंने लिया था, मेरा मेन कंडीशन होना चाहिए था कि पेट्रोल कम पिए, पेट्रोल कम पिए, मेरा स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है। सो उसमें क्या होता था, अगर गाड़ी ज्यादा पेट्रोल पी रही थी कंडीशन में तो हम गाड़ी वापस कर देते थे। बट इसमें ऐसा नहीं होगा, वारंटी में क्या होता है, हम वापस नहीं कर सकते। अगर वारंटी दे रहा है सेलर तो हम वापस नहीं कर सकते, बट इनफैक्ट सेलर हमें रिपेयर करके वापस देगा, बट हम वो कॉन्ट्रैक्ट को रिजेक्ट नहीं कर सकते। सो चलिए देखते हैं उसी का ये, द ब्रीच ऑफ विच गिव्स अग्रीड पार्टी अ राइट to claim damages, but not a right to reject goods and terminate the contract। सो यहाँ पर क्या कह रहा है, अगर आपको धोखा मिले, आगे जाके आपको कुछ भी गुड्स का धोखा मिले तो आप उसके डैमेजेस क्लेम कर सकते हैं, यानी उसे रिपेयरिंग के चार्जेस पूछ सकते हैं, बट पूरी तरीके से गुड्स उसे वापस नहीं कर सकते और कॉन्ट्रैक्ट बंद नहीं कर सकते, टर्मिनेट नहीं कर सकते। उसे कहते हैं वारंटी। कंडीशन में हमने क्या देखा, कंडीशन में हम देखा हम गुड्स वापस कर सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट कर सकते हैं, बट वारंटी में ऐसा नहीं होता। वारंटी में अगर आपको गुड्स अगर सही नहीं मिले, आपका जो स्पेसिफिक पर्पस है वो सही नहीं मिला, तो आप क्या कर सकते हो, उसे क्लेम कर सकते हैं, डैमेजेस के या रिपेयरिंग एक्सपेंसेस पूछ सकते हैं, बट उससे गुड्स को रिजेक्ट नहीं कर सकते और टर्मिनेट भी नहीं कर सकते आपका कॉन्ट्रैक्ट। सो दोस्तों ये था हमारा वारंटी का मीनिंग। तो दोस्तों अगर आपको इसका डिटेल चाहिए विद दी नोट्स तो मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर रहा हूं, जहां पर आपको डिटेल मिल जाएगा और विद दी नोट्स मिल जाएगा, आप जाकर देख लीजिएगा। सो चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक, हमारे 7th टॉपिक की तरफ। 7th टॉपिक है इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको 10 मार्क्स में पूछ सकता है। रूल्स रिगार्डिंग ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप इन गुड्स, यानी जो गुड्स की ओनरशिप ट्रांसफर होती है उसके पर्टिकुलर रूल्स क्या होते हैं वो हम इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे। दोस्तों 4 तरह के गुड्स हो सकते हैं। एक तो हो सकता है स्पेसिफिक गुड्स, दूसरा हो सकता है असर्टेन गुड्स, तीसरा होता है अनअसर्टेन गुड्स, चौथा होता है फ्यूचर गुड्स। इन चारों गुड्स के क्या क्या रूल्स होंगे एक ओनरशिप ट्रांसफर होने की, वो इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे। दोस्तों फर्स्ट हम देखते हैं स्पेसिफिक गुड्स। स्पेसिफिक गुड्स यानी एक पर्टिकुलर जो आपको गुड्स अच्छा दिखता है, जो स्पेसिफिक दिखता है, उसको कहते हैं स्पेसिफिक गुड्स। जैसे एग्जांपल के तौर पर ले लीजिए, मार्केट में कोल्ड ड्रिंक्स बहुत है, स्प्राइट है, कोको कोला है, उसके बाद माजा है, स्टिंग है, ये बहुत ही तरह के कोल्ड ड्रिंक मार्केट में अवेलेबल है, बट आपका मेन प्रियोरिटी है समझिए स्टिंग है समझिए। सो स्टिंग गुड क्या हो गया, स्टिंग गुड्स हो गया स्पेसिफिक गुड, यानी आपके लिए वो स्पेसिफिक है। बहुत ही सारे मार्केट में बहुत ही सारे, लेकिन आपका स्पेसिफिक है स्टिंग। सो स्टिंग क्या हो गया, यहाँ पर स्पेसिफिक गुड हो गया ना, एक स्पेशल गुड्स, स्पेसिफिक यानी एक स्पेशल गुड्स। दूसरा होता है असर्टेन गुड्स। असर्टेन गुड्स यानी अब जैसे आप एग्जांपल के तौर पर ले लीजिए, आप एक कोई से शॉपकीपर पर गए, वहां पर ऑयल पड़ा हुआ है, ऑयल जो कोकोनट ऑयल रहता है वो बहुत ही सारा ऑयल है, बहुत ही सारा ऑयल है, उसके पास 300 kg है समझिए, लेकिन आपको चाहिए 10 kg। वो जो 300 kg होता है, क्योंकि वो 300 kg होता है, 300 kg हो गया, वो अनअसर्टेन हो गया, यानी अनअसर्टेन हो गया। अगर आपको चाहिए 10 kg आपने पर्टिकुलर निकाल लिया, वो ऑयल 10 kg निकाल लिया, तो वो 10 kg आपने सेलेक्ट किया, तो उसे कहेंगे हम असर्टेन गुड्स, यानी जो गुड्स को सेलेक्ट करते हैं उसे कहते हैं असर्टेन गुड्स, जो निकाल के अलग रखते हैं। उसके बाद अगर वो अलग नहीं निकाले, पर्टिकुलर उसमें ही है, वो जो 300 kg है उसे कहेंगे हम अनअसर्टेन गुड्स। उसके बाद फ्यूचर गुड्स, यानी जो गुड्स फ्यूचर में बेचे जाएंगे, जैसे हमने अग्रीमेंट टू सेल में पढ़ा। ये 4 तरह के गुड्स हो सकते हैं, इसके रूल्स क्या होंगे देखते हैं। चलिए दोस्तों, तो ये जो स्पेसिफिक गुड्स है और असर्टेन गुड्स है, दोनों के एक ही तरह के रूल्स है, 4 रूल्स है। फर्स्ट है डिलीवरेबल गुड्स, यानी गुड्स जो होते हैं अगर डिलीवरेबल स्टेट में है तो ओनरशिप क्या होनी चाहिए, ओनरशिप इमीडिएटली ट्रांसफर होनी चाहिए। उसके बाद सेकंड देखिए नॉन डिलीवरेबल गुड्स, अगर गुड्स 100% रेडी नहीं हुए उसे कहेंगे नॉन डिलीवरेबल गुड्स। अगर वो बायर को पसंद आ गए सो वो क्या करेगा, 100% गुड्स रेडी हुए तक वेट करेगा, और जैसे ही 100% गुड्स रेडी हो जाते हैं बायर का अप्रूवल लेके गुड्स की डिलीवरी दे देनी चाहिए। उसके बाद थर्ड रूल है
प्राइस वेट मेजरमेंट ऑफ गुड्स येट टू बी डिटरमाइंड। यहां पर क्या होता है, अगर वो जो गुड्स का प्राइस आपको नहीं मालूम, या तो फिर उसके में वेट कितना है नहीं मालूम, मेजर कितना है नहीं मालूम। सो अगर जैसे एग्जांपल के तौर पर बहुत ही सारे केसेस में होता है, एक बायर है, बायर को पर्टिकुलर उसके पास एक सेलर के पास मैंगो का गोडाउन है, मैंगो एक गोडाउन में बहुत सारे मैंगो पड़े हैं। सो उसने कह दिया तेरे पास जितने मैंगो है मुझे पूरे भेज दे, लेकिन उसे तो मालूम ही नहीं कितने किलो है, कितने प्राइस के होंगे। जैसे ही वो तोलेगा या केजी मेजरमेंट करेगा, मेजर करने के बाद उसको अप्रूवल देनी चाहिए कि ये इतना किलो है, इतना प्राइस बन रहा है, ये आपको देने चाहिए। सो एक स्पेसिफिक रूल है, वो जैसे ही आप काउंट कर लेंगे, डिटरमाइन कर लेंगे, वो आपको बायर को बोलना है कि मेरा इतना प्राइस हो रहा है, इतनी क्वांटिटी आ रही है। उसके बाद वेयर गुड्स आर डिलीवर्ड ऑन अप्रूवल बेसिस। ये तीनों हुए के बाद अगर आपके गुड्स 100% रेडी है, आपने प्राइस डिटरमाइन कर लिया, तो आपको अप्रूवल लेना चाहिए, एक्सेप्टेंस लेना चाहिए बायर का कि आपको डिलीवरी कब देनी है। सो दोस्तों ये थे हमारे 4 रूल्स स्पेसिफिक गुड्स के और असर्टन गुड्स के। अब बढ़ते हैं हमारे सेकंड तरह के गुड्स जो है अनअसर्टन गुड्स, यानी जो अनसेलेक्टेड है। अनसेलेक्टेड और फ्यूचर गुड्स, इन दोनों के 2 तरह के रूल्स होते हैं और दोनों के एक ही तरह के रूल्स आते हैं। फर्स्ट हम कर लेना चाहिए असर्टन गुड्स, यानी जो 300 है जो नॉन सेलेक्टेड है उसमें हमें सेलेक्ट करने चाहिए, उसे हम बना लेने चाहिए असर्टन गुड्स। अनअसर्टन को असर्टन बना देना चाहिए। अनकंडीशनल अप्रोप्रिएशन ऑफ गुड्स, यानी जो भी आपके पास से बायर खरीदता है गुड्स, उसकी कुछ कंडीशन नहीं होनी चाहिए, यानी अनकंडीशन होना चाहिए जब भी आप सेल कर रहे हो। चाहे उसको सिलेक्शन करने दीजिए, आपके पास बहुत सारे गुड्स है, उसको सेलेक्ट करने दीजिए, या तो फिर आप उसको सैंपल दीजिए, टेस्ट करने का वास्ते दीजिए, बट उसके लिए कंडीशन मत रखिएगा। सो दोस्तों ये थे हमारे रूल्स जो कहता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल 1930 के लायक ओनरशिप कैसे ट्रांसफर होगी। हमने इस टॉपिक में देखा ट्रांसफर ओनरशिप कैसे होती है। तो दोस्तों अगर आपको इसका डिटेल चाहिए विद दी नोट्स, तो मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर रहा हूं, जहां पर आपको डिटेल मिल जाएगा और विद दी नोट्स मिल जाएगा, आप जाकर देख लीजिएगा। सो चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक। 8th टॉपिक है दोस्तों सेल ऑफ गुड्स बाय नॉन ओनर। नॉन ओनर होते हुए भी वो व्यक्ति गुड्स सेल कर सकता है। ऐसे टोटल 8 व्यक्ति है, कौन कौन होते हैं देखते हैं। चलिए दोस्तों इंटरेस्टिंग टॉपिक है। फर्स्ट है सेल बाय स्टॉपल। सेल बाय स्टॉपल यानी एक स्टेटमेंट और कंडक्ट जो बायर को बिलीव हो कि जो भी गुड्स बेच रहा है उसके पास ऑथोरिटी है सेल करने की, यानी यहां पर मेन जो जिसका गुड्स है वो सेल नहीं करता, एक व्यक्ति उसके जगह पे गुड्स सेल करता है, और जो मेन ओनर रहता है उसे भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं होता कौन गुड्स सेल कर रहा है, वो गुड्स सेल कर रहा है बोल के, और बायर को लगता है कि जो गुड्स सेल कर रहा है उसके पास पूरी ऑथोरिटी है गुड्स सेल करने की। सेकेंड सेल बाय मर्चेंटाइल एजेंट। इसमें एजेंट्स को रखा जाता है, जो प्रिंसिपल होते हैं जिसका मेन गुड्स होता है उसे प्रिंसिपल कहते हैं, वो एजेंट अपॉइंट करते हैं और एजेंट क्या करते हैं उनकी जगह पर गुड्स सेल करते हैं, उसे कहते हैं मर्चेंटाइल एजेंट। सेल बाय जॉइंट ओनर यानी एक गुड्स के 2 ओनर है, 2 जने ने मिलकर एक गुड्स पर्टिकुलर गुड परचेस किया है और एक ओनर चाहता है कि गुड्स बेचना है। सो वो एक ओनर जो जॉइंट ओनर है, एक ओनर भी गुड्स बेच सकता है, लेकिन जो दूसरा ओनर है उसे ऑब्जेक्शन नहीं होनी चाहिए जब वो दूसरा व्यक्ति गुड्स सेल कर रहा है। सेल बाय पर्सन इन पोसेशन ऑफ गुड्स अंडर वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट सबसे डिफिकल्ट यही लगता है, सो बहुत ही शांति से समझेंगे, अच्छे से समझेंगे। वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट यानी जो भी कॉन्ट्रैक्ट फ्रॉड की वजह से, मिस्टेक की वजह से, मिसप्रिंट की वजह से जो वाइड हो गया उसे कहते हैं वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। सेल बाय पर्सन फॉर एग्जांपल के तौर पे ले लीजिए, पहले बी था, बी के पास गुड्स था, बी ने क्या किया ए को गुड्स बेचा था, बी ने क्या किया ए को गुड्स बेचा था, लेकिन वो कुछ कारण की वजह, फ्रॉड की वजह से, मिस्टेक की वजह से वो कॉन्ट्रैक्ट मेन बना नहीं, कॉन्ट्रैक्ट फ्रॉड की वजह से क्या हो गया वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट बन गया। यानी अब मेन ओनरशिप किसके पास है, बी के पास ही है, इसने पैसे दे दिए मगर ओनरशिप किसके पास है, बी के पास ही है। सो बी क्या करेगा, वही कॉन्ट्रैक्ट वही गुड्स सी को सेल करेगा। सो यहां पर धोखा होता है ए के साथ, यहां पर इसमें रूल्स में वैसे ही है, अगर कॉन्ट्रैक्ट वाइडेबल हो गया तो फिर भी जो पहले का ओनर था वो गुड्स बेच सकता है। उसके बाद सेल बाय सेलर इन पोसेशन ऑफ गुड्स आफ्टर सेल, यानी फॉर एग्जांपल के तौर पर लीजिए सेलर क्या है डबल सेल भी कर सकता है। सेलर ने पहले एक्स को, एक्स यहां पर सेलर है, एक्स ने पहले क्या किया था वाई को बेचा था, बट अभी डिलीवरी नहीं हुई थी, वाई को बेच दिया था, बट क्या किया उसके पास और एक ग्राहक आ गया, एक्स ने जेड को बेच दिया। सो इस पोजीशन में क्या होगा, जो सेलर है गुड्स बेचे के बाद भी सेल कर रहा है, ये एक पोजीशन होगी, ये तो ओनर नहीं कहलाया जाएगा। एक्स ने जैसे इसको गुड्स बेचा था, ये तो यहाँ पर ओनर नहीं होगा, वाई हो गया था, बट फिर भी उसने जेड को भी दिया और वाई का पेमेंट वापस दे दिया। उसके बाद 6th है सेल बाय बायर बिफोर ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप, यहां पर बायर ही गुड्स बेच रहा है। जैसे एग्जांपल के तौर पर ले लीजिए
एक्स है, एक्स ने क्या किया, एक्स पहले मेन ओनर था, एक्स ने क्या किया, वाई को सेल किया, वाई को सेल किया, बट अभी गुड्स खाली डिलीवर हुए हैं बट ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हुई। सो वाई ने क्या कर दिया, और एक गुड्स को जेड को बेच दिया। यहाँ पर वाई क्या कर रहा है, मिडिल मैन हो रहा है, जो अभी ट्रांसफर ही नहीं हुई ओनरशिप बट फिर भी गुड्स बेच रहा है वो जेड को। डिलीवरी हो गई थी बट ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हुई थी। ये हमारा था सिक्स्थ कंडीशन। सेवंथ कंडीशन, सेल बाय अनपेड सेलर। अनपेड सेलर यानी जिसकी पेमेंट नहीं हुई। जैसे फॉर एग्जांपल गुड्स तो बिक गए, एक्स ने वाई को गुड्स भेजा था बट वाई ने क्या किया, अभी तक पेमेंट ही नहीं किया, तो एक्स क्या कर सकता है, वाई के पास से गुड्स ला लेके वाई दूसरे को भी गुड्स बेच सकता है। तो सेल बाय अनपेड सेलर। एक्सेप्शन अंडर अदर एक्ट्स और प्रोविजंस, यानी और कौन से पर्सन, जैसे फाइंडर ऑफ द गुड्स, यानी किसी को गुड्स मिल गए तो वो भी गुड्स बेच सकता है। और एक बंदा जिसके पास आपने लीज रख के पैसे उधार लिए थे बट आप पे नहीं कर रहे हो, तो जो जिसके पास से लीज लिए थे वो गुड्स आपके बेच सकता है। सो दोस्तों टोटल 8 पर्सन ऐसे थे जो गुड्स की ओनरशिप नहीं रहने के बाद भी गुड्स को सेल कर सकते थे। सो दोस्तों ये था हमारा 8th टॉपिक। तो दोस्तों अगर आपको इसका डिटेल चाहिए विद दी नोट्स तो मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर रहा हूं, जहां पर आपको डिटेल मिल जाएगा और विद दी नोट्स मिल जाएगा, आप जाकर देख लीजिएगा। सो चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक। हमारा 9th टॉपिक है अनपेड सेलर। सेलर का मतलब है जो गुड्स बेचता है, अनपेड यानी जिसकी पेमेंट नहीं मिली उसे कहते हैं अनपेड सेलर। द सेलर टू हुम द फुल प्राइस ऑफ द गुड्स हैज नॉट the full price of the goods sold has not been paid, the price is known as unpaid seller। unpaid seller यानी वो व्यक्ति जो अपने पूरे प्राइस के गुड्स तो सेल किए लेकिन उसका अमाउंट अभी उसको नहीं मिला है, उसे कहेंगे अनपेड सेलर। अब कौन से कंडीशन होंगे, कंडीशन होगा द प्राइस मस्ट बी ड्यू बट नॉट पेड। तो प्राइस क्या होगा, जो भी पेमेंट आनी है वो ड्यू होगा या तो फिर नहीं पे किए गए होंगे। ए नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट लाइक चेक्स और बिल्स ऑफ एक्सचेंज वॉज रिसीव्ड बट हैज बीन डिसऑनर्ड। जो चेक्स मिले थे उसको या तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज मिला था वो या तो डिसऑनर हो गया या तो फिर बाउंस हो गया, तभी उसकी पेमेंट नहीं हुई, या तो फिर एक स्मॉल पोर्शन जो है उसका अभी बाकी है, तो उसे कहेंगे हम अनपेड सेलर। चाहे वो पूरा अमाउंट बाकी हो चाहे सिर्फ थोड़ा अमाउंट बाकी हो, अगर अमाउंट बाकी रहा तो उसे कहेंगे हम अनपेड सेलर। सो दोस्तों ये था हमारा अनपेड सेलर का मीनिंग। अब बढ़ते हैं हमारे राइट्स क्या होंगे, अगर उसे पैसे नहीं मिले तो वो क्या कदम उठा सकता है, राइट्स क्या होंगे वो देखते हैं हमारा लास्ट टॉपिक की तरफ। तो ये हमारा लास्ट टॉपिक राइट्स ऑफ अनपेड सेलर। अगर सेलर को उसके पैसे नहीं मिले तो उसके क्या क्या राइट होंगे। उसके 2 तरह के राइट हो सकते हैं, एक होता है उसके गुड्स के खिलाफ, एक हो सकता है उसके बायर के खिलाफ जिसने गुड्स खरीदे हैं। अब हम पहले फर्स्ट ये देखेंगे उसके गुड्स के खिलाफ उसकी क्या क्या राइट होंगे। इसमें और 2 सब डिवाइडेड है। व्हेन द ओनरशिप इज पास्ड, अगर ओनरशिप पास हो गई तो उसके क्या राइट्स होंगे। ओनरशिप पास होगी तो उसका फर्स्ट राइट होगा राइट ऑफ लीन, यानी जब तक उसके पैसे नहीं आते उसके गुड्स के, वो गुड्स अपने पास रख सकता है, या तो फिर उसने दे दिए डिलीवरी कर दी तो उसके पास से बायर के पास से लाकर जब तक उसके पेमेंट नहीं मिलती जब तक उसके पास वो गुड्स रख सकता है। ये उसका फर्स्ट राइट हो गया। राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांसिट, फॉर एग्जांपल गुड्स हमारा ट्रांसपोर्टेशन में है, सेलर का गुड्स ट्रांसपोर्टेशन में है, तो ट्रांसपोर्टेशन वाले को कॉल करके उसने बोल दिया कि तू रुक जा, अभी तक मेरी पेमेंट नहीं मिली, जब पेमेंट मिलेगी जब तू डिलीवर कर दे, यानी रुक जा वापस ला ले बोल के आप उसने कह दिया। उसके बाद है राइट ऑफ रीसेल, अगर उसके पैसे नहीं आ रहे, उसने जैसे यहां पर गुड्स पकड़ लिए थे, अगर वो पेमेंट नहीं कर रहा तो उसके पास राइट आता है कि वो और एक बार दूसरे को सेल कर सकता है। ये तब हो गया जब वो ओनरशिप अपने पास है, यानी बायर के पास ओनरशिप ट्रांसफर हो गई, उसने ट्रांसफर कर दिया ओनरशिप। अगर ट्रांसफर नहीं हुई, वेयर ओनरशिप नॉट पास, अगर ट्रांसफर नहीं हो गई तो बहुत ही बढ़िया है सेलर के वास्ते। अगर ट्रांसफर नहीं हुई ओनरशिप तो उसके पास पूरा राइट होता है, राइट टू विथहोल्ड द डिलीवरी। जब आपने जैसे मैंने कहा डिलीवरी में अगर प्रोडक्ट है तो फोन लगा के बोल दे कि रुक जा, अगर मेरे पैसे अभी तक नहीं आए ट्रांसपोर्टेशन वाले को, जब पैसे आएंगे तब तू जाके डिलीवरी कर दे। यहां पर पूरा स्टॉप कर ले रहा है, यहां पर वापस मंगा ले रहा है बट यहां पर होल्ड कर रहा है। उसके बाद अदर रेमेडीज में वही राइट टू लेने, यानी अपने पास रखने का, ट्रांसपोर्टेशन वाले को स्टॉप करने का, और राइट टू रीसेल यानी सेल कर सकता है, रीसेल। ये हो गए राइट्स उसके गुड्स के खिलाफ, यानी गुड्स के खिलाफ उसके इतने राइट हो सकते हैं। अब जो बायर है, जिसने बायर ने पैसे नहीं दिए, उसके खिलाफ क्या क्या रूट्स होंगे, क्या क्या राइट्स होंगे।
फर्स्ट तो है सूट फॉर प्राइस, यानी जो प्राइस का गुड्स है वो प्राइस उसके पास से लेने का पूरा राइट होता है सेलर के पास। सूट फॉर डैमेजेस, यानी जो यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन में हमने गुड रखा था, हमें गोडाउन में गुड्स रखने का उसमें कुछ डैमेजेस आ गए, सो कुछ भी डैमेजेस आ गए प्रोडक्ट में, कुछ भी डैमेज ट्रांसपोर्टेशन करते समय कुछ डैमेज हो गया, या तो फिर वेयरहाउस में गोडाउन में रखते समय कुछ डैमेज हो गया, तो डैमेज का क्लेम पूरा ले सकता है। उसके बाद इंटरेस्ट, अब जैसे ट्रांसपोर्टेशन में हमने यहाँ पर विथहोल्ड किया था, विथहोल्ड करने के ना पैसे लेंगे, वो इंटरेस्ट आप चार्ज करेंगे, गोडाउन में रखने के चार्जेस लगेंगे, वो आप इंटरेस्ट उससे वसूल करोगे। सो ये 3 इंटरेस्ट हो सकते हैं, 3 जो राइट्स हो सकते हैं एक सेलर के बायर के खिलाफ। सो हमने इस टॉपिक में देखा दोस्तों राइट्स जो हो सकते हैं बायर के और सेलर के। अगर आपको इसका डिटेल चाहिए तो मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर रहा हूं, आप जाकर देख लीजिए, विद दी नोट्स है वहां पर दोस्तों। सो दोस्तों ये था हमारा ये टॉपिक राइट्स ऑफ अनपेड सेलर। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने पूरा चैप्टर देखा दोस्तों। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। पूरा चैप्टर हमने देखा। अगर आपको कुछ डाउट है, अगर आपको नोट्स चाहिए होंगे इस टॉपिक के रिलेटेड, तो मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर मैंने वीडियो बनाए थे जो डिटेल वीडियो थे विद दो नोट्स। अगर आपको कुछ भी डाउट लगा तो वहां पर जाकर देख लीजिए, बहुत ही डिटेल एक्सप्लेन किया था मैंने दोस्तों। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। और दोस्तों मेरी ऐसी क्लासेस आती जाएंगे बिजनेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के रिलेटेड, और भी 2-3 चैप्टर है वो भी फिनिश होंगे। सो प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देता हूं, जहां पर प्लेलिस्ट में आपको सारे मेरे क्लासेस के लिंक आपको मिल जाएंगे। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। थैंक यू सो मच, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा।